जी, सकते हैं। भारत बहुत बेहतर तरीके से निर्णय ले रहा है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बारे में बार बार ये भी कहा जा रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, जो एलपीजी के जो अचानक से डिमांड बढ़ी है, इससे नहीं बढ़ी क्योंकि सप्लाई कम हो गई। लोगों को लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो अब एक सिलेंडर नहीं, दोनों भरवा कर रख लो, जल्दी जल्दी भरवा लो। होटल वाले भी चाहते हैं 4-5 दिन का स्टॉक कर लो। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने का तरीका आपको कितना अभी सफल दिख रहा है? देखिए लक्ष्मण जी, ख्वाहिशें घोड़े होती तो हम दौड़ाते उसको सरपट, लेकिन ख्वाहिशें हमारी घोड़े नहीं है ना। हकीकत क्या है कि सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये कोई चीज किसी चीज को एडमिट करनी ही नहीं चाहती। आज आप 10 दिनों के बाद आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना रहे हैं, 3 कमेटी बना रहे हैं। जब आप इजराइल गए थे उसी वक्त आपको इस बात का अंदाजा पूरी दुनिया को था कि ईरान पे हमला होने वाला है, तब आपने क्यों नहीं बनाया? आज आप 10 दिन बाद बना रहे हैं। अगर ये मैनेजमेंट है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इसके बारे में। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? अभी कहा कि आज की तारीख में अगर क्राइसिस नहीं होती तो आपने एलपीजी के दाम 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए? कमर्शियल के 115 रुपए क्यों बढ़ा दिए? कहीं ना कहीं क्राइसिस है ना। आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को क्यों इनैक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब आप इस बात को समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर संकट पैदा हो रहा। चलिए मैं ये तो मान लेता हूं कि पंजाब के अंदर जो वो हो रहा है कि नॉन डोमेस्टिक एंड नॉन एग्जेम्प्ट एलपीजी पे सस्पेंशन कर दिया गया। मान लिया वहां पे तो विपक्ष की सरकार है, तो जाहिर सी बात है वो सरकार को तबाह करना चाहेंगे। बेंगलोर के अंदर भी विपक्ष की सरकार है, इसलिए वो भी परेशान करना चाहेंगे। लेकिन आपके गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है पिछले 30 सालों से। वहां पे 50% कट क्यों किया गया नेचुरल गैस में? सिरेमिक इंडस्ट्रीज क्यों वहां पे मतलब तबाही के कगारे पहुंच गई है? गुजरात में तो कोई पॉलिटिक्स है नहीं, वहां तो आपकी अपनी सरकार। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? हम बड़े बड़ी बातें जरूर कर ले, हकीकत क्या है कि ये सरकार जब क्राइसिस आपके मुंह पे खड़ी हो जाती है तब आप जाके मैनेजमेंट करने के बारे में सोचते हैं। अब मैं आपके जो रशिया के साथ आपने जिस तरीके से सरेंडर किया, कहा गया कि भाई हम तो रशिया के साथ लगातार ऑयल खरीद रहे हैं। हकीकत यह है कि जब पीक समय था 2023 के आसपास या 2024 के आसपास, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है, हम रशिया से कितना ऑयल लेते थे? क्रूड ऑयल तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से पीक। फरवरी में कितना कर दिया हमने? 0.6। आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरीज, एचपीसीएल, इन्होंने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम ने कह दिया कि हम ऑयल नहीं लेंगे। कौन सी कंपनी ऑयल ले रही है? रिलायंस और नायरा एनर्जी, क्योंकि नायरा एनर्जी बिना रशियन ऑयल के सर्वाइव भी नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा एग्जिस्टेंस उसके ऊपर निर्भर करता है। हम अगर चीजों से आंख मूंद लें, हम कहने आज की तारीख में आपका जो फैक्ट शीट है उसमें क्या लिखा हुआ है हम मॉनिटर करेंगे। फिर 10 फरवरी को आता है, क्या कहता है, सेकंड पैराग्राफ है उसमें, भारत ने कमिटमेंट किया कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि आज रशिया आपसे कह रहा है कि हम आपको ग्लोबल रेट पे पैसे पे ऑयल देंगे और $4 प्रीमियम एक्स्ट्रा लेंगे आपसे, जो आपको डिस्काउंटेड रेट पे देता था। आज की तारीख में कह रहा है हम आपको $4 एक्स्ट्रा पे। ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि हमने जिस तरीके का स्टैंड फॉरेन पॉलिसी में लेना चाहिए, हम इजराइल की हमारी दोस्ती बहुत अच्छा है, ईरान से भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छा है, हम एक इक्वी डिस्टेंस का फैसला अगर करते तो शायद ईरान हमसे नाराज नहीं होता। आज उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से चाइनीज चीजें तो जा रही है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा हो रही है। अब अगर हम ये कहें कि भाई हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, तो मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं। रशिया से हम कितना लेते थे? 30 to 35% लेते थे। इराक से 20 to 30% लेते थे। सऊदी अरेबिया से 15% लेते थे। यूएई से 10% लेते थे। यूएस से 5 to 10% लेते थे। ये कितना हो जाता? तकरीबन ये 5 देशों से हम तकरीबन 80 से 85% क्रूड ऑयल हम लेते थे। 4 से अगर इसमें अगर इस इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका ज्यादातर माल तो वहां से आता है, आपके स्टेट ऑफ हार्मुज से आता है। तो अगर मान लीजिए 40% की सप्लाई वहां से है, अगर उसमें से 25% भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो क्राइसिस तो हिंदुस्तान में क्रिएट होगी ना। आज की तारीख में हम सब ये शुक्र मनाएं कि युद्ध वहां पे अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, और इस बात के पूरे संकेत हैं। मैं शिवकांत जी की इस राय से सहमत नहीं हूं। देखिए पेंटागन क्या कह रहा है? पेंटागन कह रहा है कि ईरान युद्ध अंतहीन नहीं है, प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा। ट्रंप ने पहली बार यह कहा है कि युद्ध खत्म होगा, लेकिन अभी इस हफ्ते खत्म नहीं होगा। नेतन्याहू को मजबूरन कहना पड़ गया कि भाई अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन ईरान की जनता को तानाशाही का जुआ उतार देना चाहिए। ये जो लैंग्वेज है, अगर आप इसको डिकोड करेंगे
तो आप ये समझ जाइएगा कि इस युद्ध से ना तो ईरान को फायदा है, जी। ना अमेरिका को फायदा है। सिर्फ एक देश, एक आदमी जिसको फायदा, उसका नाम है नेतन्याहू। आज की तारीख में ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है युद्ध को लेकर, जो लोगों की सहमति है, 27% लोग सिर्फ ट्रंप के साथ हैं कि युद्ध होना चाहिए। बाकी के जो 63% लोग हैं उनके साथ नहीं है। उनका अपना जो मांगा का सोर्स बेस है उसमें प्रॉब्लम्स वो आ भी रही हैं, उनके खिलाफ हो रहा है। उनको प्रॉब्लम उनके खिलाफ और आ रही दरअसल है। वहां भी तो वो दरअसल ये जो और एक क्रूड बात आप प्राइसेस जानते है इन हैं, सब का। एक बात आप जानते हैं, मुस्तफा खामनेई को हाँ, चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन ट्रंप को चुनाव लड़ना है। अगर ट्रंप की इस अलोकप्रियता की वजह से अगर वो मिड टर्म इलेक्शन में, अगर सेनेट और कांग्रेस दोनों में अगर वो मेजोरिटी लूज कर जाते हैं, तो जेडी वैंस और ट्रंप दोनों के इंपीचमेंट का खतरा पैदा हो जाएगा वहां पे। इसलिए दरअसल आपने ट्रंप दो बातें डेस्परेटली काफी। वांट्स टू गेट आउट। हाँ, दरअसल वो मैं कह ट्रंप रहा एक हूं, आई एम रास्ता पुटिंग आप माय नेक ढूंढेंगे। आउट। हाँ ट्रंप इज ट्रंप डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एग्जिट रूट एंड गेट आउट। हाँ बिल्कुल, दरअसल कल जब इजराइल ने हमला किया ईरान की रिफाइनरी पे, तो ट्रंप ने जिस तरीके का अपना डिसएग्रीमेंट जताए, वो भी उसका भी एक रीडिंग ये था कि शायद एक कोई रास्ता ढूंढ रहे कि इजराइल को अकेले छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। वो भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की इन्फ्लेशन वहाँ की जनता को परेशान कर रही है, तो ट्रंप के लिए वाकई मिड टर्म इलेक्शन होगा तो परेशानी यहाँ पर होगी। लेकिन दो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने कहा आशुतोष जी। पहला कि जब पता था कि पहले से ही कि युद्ध होने वाला है, युद्ध जैसे हालात बन गए थे, इजराइल दौरे पे प्रधानमंत्री गए थे, तो उस वक्त से ही अगर स्टेप लेने शुरू कर देते तो आज शायद इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में सरकार नहीं होती। दूसरा, आपने कहा कि रशिया के साथ जो हमारे फॉरेन पॉलिसी का था वो सटीक नहीं बैठा, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। पहले से तैयारी कर लेते, ये कितना सही लॉजिक है? बीसी त्रिपाठी साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये कहना कि रशिया के साथ हमने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई वो अमेरिका का दबाव में वो सही नहीं बैठा। लक्ष्मण जी, फैक्ट के साथ आप चाहे तो मैन्यूवरिंग करके कुछ भी साबित कर सकते हैं। पहली बात तो फरवरी में जो ऑयल डेटा है रशियन ऑयल के बाइंग का है वो 1 मिलियन बैरल पर डे है, 10 लाख बैरल प्रतिदिन। दूसरा फैक्ट मैन्यूवरिंग एक और, जिससे कि आप दूसरों को समझा सकें, 2023 के पहले हम टॉप 15 ऑयल बाइंग नहीं करते थे रशियन ऑयल की, 23 के बाद ही हुआ है। और आज अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर में जो डाइवर्सिफाइड ऑयल मार्केट के बावजूद लार्जेस्ट सप्लाई अगर कहीं से आ रही तो कौन सा देश है? उसका नाम है रशिया। और ये कहां से ये बयान आया मैं नहीं जानता हूं, मैं सर्गेई लावरोव का बयान याद करता हूं, क्योंकि ऑफिशियल चैनल की बात होनी चाहिए ना। उन्होंने साफ कहा, हम इंडिया की एनर्जी नीड्स को पूरी तरह से, हर तरह से जो एक मित्र दोस्त देश करता है उस सप्लाई को पूरा करेंगे। सर्गेई लावरोव का बयान है, ये किसी और का बयान नहीं। मैं नहीं समझता हूं कि कहीं और, इस ऐसे मामलों में तो हवाई बातें करने का कोई मतलब नहीं है ना, कि इतना हो गया उतना हो गया। अब सवाल ये है कि जो हमारे हाथ में है, क्या वो सरकार ने किया कि नहीं किया। आज हम उस मीटिंग को, हाई पावर कमेटी की बात कर रहे हैं। मेरी अपनी निजी जानकारी है कि सरकार ने इसकी आशंका के लिहाज से तैयारी पहले से की। अगर सरकार ने पहले से नहीं किया होता तो 75 दिन का ओवरऑल जो अपना, जिसको हम रिजर्व कहते हैं, क्रूड और पेट्रोल डीजल को मिलाकर, ये कभी भी आमतौर पर भारत में 25 से 30 दिन से ज्यादा का नहीं रहा है। और ये कोई एक दिन में इजराइल जाके कर लेते। ऐसे अगर तेल का भंडार बनता है, गैस का भंडार बनता है, 75 साल में हम अपनी इंपोर्ट नीड नहीं ठीक कर पाए, तो कम से कम ऐसे मामलों में थोड़ा इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, जो लोग सुने तो लगे कि, सुनने में तो अच्छा लगे कि अच्छा इजराइल गए थे तो क्यों नहीं कर लिया, 4 किलो राशन ज्यादा क्यों नहीं ले लिया। भैया, उसके लिए भारत सरकार ने 10 साल में जो डाइवर्सिफिकेशन किया है उसका फैक्ट जरा निकाल के देख लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, संकट दुनिया के लिए हम भी उसके हिस्से कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, मैं तो फैक्ट पे ही बात करता हूँ, लोगों को पसंद आए ना पसंद आए अलग तरीके का, पर मैं केपलर का जो दुनिया जिसको एक्सेप्ट करती है। अब मैं एक चीज तो बता देता हूँ, डेटा 2023-24 2.1 टू 2.2 मिलियन बैरल पर डे रशिया से हम लेते थे। जब अमेरिका का डंडा चलना शुरू हुआ तो दिसंबर 2025 में घट के $1.2 बिलियन पर डे हो गया। जनवरी 2025 में घट के 1 मिलियन बैरल पर डे हुआ। 15 फरवरी तक ये घट के हुआ 0.6 मिलियन बैरल पर डे। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम तो किसी के दबाव में नहीं आते, और उसके बाद आप लगातार, और मैंने तो बताया कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने बाकायदा कह दिया कि हम नहीं खरीदेंगे ऑयल, हमने तो नाम उसका लिया है।
अगर मुझे कोई ऐसा करते हैं ना आशुष तो सर। करे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर आशुष सर, ऐसा करते हैं कि लेट मी कंप्लीट ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं डिफेंड करें, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो आज आपको 60 रुपया एलपीजी पे बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही भाई, क्या कारण है? आपके ये जो ये गुजरात का जो मोरबी है, जो वो क्यों परेशान, वहां की इंडस्ट्री के लोग परेशान है? अगर क्राइसिस नहीं है तो बेंगलोर के होटलियर्स क्यों कह रहे हैं, और आपकी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिट्ठी लिख रहे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर को कि कुछ करिए, जिनके पास कोई ताकत नहीं, जिनके पास कोई पावर नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि क्राइसिस को अगर हम नहीं देखेंगे, हम एक्ट नहीं करेंगे, बाद में उसको सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और वो भी सिर्फ लफाजी के जरिए, ऐसी चीजें नहीं चलती। लावरोव के बयान के बाद फैक्ट ये है कि वो कह रहा है कि मार्केट के रेट पर $4 एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, जो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता था। जब पूरी दुनिया $65 बिलियन पर बैरल ले रही थी, हमको रशिया 52 से 55 पे दे रहा था। आज वो कह रहा है कि हालांकि हालात अब बदल गए हैं। अब डिस्काउंटेड रेट तो क्या, अब तो थोड़ा सा प्रीमियम पे भी कोई दे तो लेने को तैयार। अभी नहीं, ये रशिया आपका दोस्त था भाई, रशिया आपका ट्रेडिशनल फ्रेंड था, और उस वक्त जब भारत ने तय किया था हम रशिया से ऑयल लेंगे, दुनिया के सैंक्शन के बावजूद, मैंने सारे चैनल्स पे जाके कहा था कि ये भारत की नीति बिल्कुल सही नीति है, हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ रशिया से ऑयल लेना चाहिए।